विविध भारती का ये प्रसारण कक्ष है और सखी सहेली का मंच। दो सखियां मौजूद। आप सभी को शेफाली कपूर और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हालचाल? बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन हाँ, मौसम का थोड़ा सा असर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलता है, थोड़ी सर्दी है, गर्मी बढ़ गई है, बीच में से कभी ठंड पड़ने लगती है तो कभी गर्मी बढ़ जाती है। तो मौसम के इस तरह से उतार चढ़ाव के कारण उसका सीधा असर हमारी आवाज पे पड़ जाता है ना? बिल्कुल पड़ता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे जो विविध भारती के श्रोता हैं वो पहचान भी जाते हैं और तरह तरह के उपाय भी बताते हैं। है ना? क्योंकि आज भी इससे पहले भी जब मैं आई थी तो भी मेरे साथ थोड़ा सा सर्दी जुकाम था। आज भी हमारे साथियों ने बहुत केयर की, कहा कि आपकी आवाज आज भी थोड़ा सा लग रहा है कि असर बाकी है। और यही तो हमारे श्रोताओं का प्यार, अपनत्व हमें नजर आता है उनके मैसेज के माध्यम से। बिल्कुल, और ये रेडियो है ही ऐसी चीज कि एक दूसरे को जोड़ देती है आपस में। सचमुच। तो ये बताइए कि आज आपका पिटारा काफी भरा भरा लग रहा है, क्या लाई है? बहुत सुंदर पिटारा है आज का। मुझे दिख रहा है, काफी सजा के लेकर आई हैं। जी, तो मुझे कुछ कहना है। इसमें हमारे साथियों ने इतने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। मेरा सुरीला साथी रेडियो और हमारा सुरीला साथी है। हमारा भी तो है। हाँ ना? उसमें हम भी शामिल हैं साथियों, ऐसी बात नहीं है। मैं भी हूँ, सोनाली भी है और सब शामिल है। और साथ ही एक और विषय है नया शहर और अकेली महिला। उपयुक्त टिप्स, यानी उपयुक्त टिप्स आप क्या दे सकते हैं कि जब कोई महिला, अकेली महिला जब नए शहर में जाती है तो उसे किस तरह से सावधानियां बरतना चाहिए या किस तरह से उसे सचेत या जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, क्योंकि नया शहर होता है उसके लिए। और क्या है? और कहानी पद्मश्री की जो सेगमेंट हमने शुरू किया है, इसमें हम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का के बारे में जानकारी देंगे कि उन्होंने कितने सारे वृक्ष लगाए और आज उनके बदौलत कितना सुंदर वो पर्यावरण हरा भरा हो गया है कर्नाटक का एक गलियारा। बहुत बढ़िया। और भी कुछ और एक खास दिन है ना, हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे जो दिवस, विशेष दिवस होते हैं, वो इसीलिए भी मनाए जाते हैं ताकि हम सभी को जागरूकता, एक दूसरे को हम फैला सकें जागरूकता। तो अब ये तो हो गई पिटारे की बात। अब आप क्या कह रही हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि मधुर गाने से कार्यक्रम की सुरीली शुरुआत हो जाए। हाँ, तो बिल्कुल सुरीली शुरुआत करते हैं एक सुरीले से गाने के साथ।
अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। कई दिन थे तो भाई सोनाली, आँखियों के झरोखों से फिल्म का ये गाना सुनकर आप भी कहीं खो गई? बहुत बहुत, इतनी पुरानी यादों में खो गई थी। हाँ। क्योंकि गाना इतना मधुर है अच्छा, जब इसने कहा कि अच्छा तो वो तुम हो, तो मुझे याद आ गया कि अच्छा तो वो ये रेडियो ही तो है। हाँ, वही तो। क्या बात है। अच्छा, गानों में भी कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन निकल ही आता है। बिल्कुल, और उसमें एक प्यारा सा संदेश भी होता है। हर गाने में एक संदेश होता है। जब कभी दुखी हो, परेशान हो, बस रेडियो चला दीजिए, गाने सुन लीजिए, अपने आप मन ताजगी से भर जाएगा। क्या बात है, बड़ा अच्छा नुस्खा आपने बताया है। बड़ा पुराना है, लेकिन जब भी कोई किसी को कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो या कोई मन उदास हो, ये बस आप एक उपाय कर लीजिए, बस मन एकदम अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाओगे। हाँ, है ना? अब क्या इरादा है? वैसे आज का दिन एक खास दिन है। प्रतिवर्ष 12 फरवरी को ये जो दिन मनाया जाता है, हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और जी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिन का उद्देश्य आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों, कट्टरता और उग्रवाद के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसके प्रसार को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। बिल्कुल, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी और इसका मूल उद्देश्य हिंसक उग्रवाद के मूल कारणों को समझना है और उन्हें रोकना भी है। रोकथाम सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो दिवस है वो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्यों में बदलने का एक सुनहरा अवसर है। और शिक्षा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमें लोगों में जागरूकता लाना चाहिए कि उग्रवाद हमारे जीवन का चैन, सुकून, आराम सब कुछ छीन लेता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसे ही हमारे जो साथी हैं उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स भी करे हैं इसको लेकर। एक कमेंट आया है, लिखा है कि महासभा ने अपने संकल्प 77/243 में 12 फरवरी को आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का निर्णय लिया, ताकि आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जा सके। एक हमारे साथी लिखते हैं, हिंसक उग्रवाद की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मकसद लोगों को बढ़ती कट्टर और हिंसक सोच के खतरे के बारे में जागरूक करना और दुनिया में शांति और संवाद को बढ़ावा देना है। हिंसक उग्रवाद अक्सर सामाजिक असमानता, भेदभाव, बेरोजगारी और अशिक्षा और गलत जानकारी के कारण बढ़ता है। खासकर युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भटकाया जाता है। इसे सिर्फ कानून से नहीं बल्कि मिलजुल कर प्रयास करने से और मानवीय मूल्यों को अपनाने से ही रोका जा सकता है, जहां शांति, समानता और भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, और ऐसा ही इसी से जुड़ा एक और कमेंट हमारे साथ है कि लिखते हैं कि हिंसक उग्रवाद की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये। भाई, हिंसा किसी भी प्रकार की हो हमेशा से ही निंदनीय रही है। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही, बिल्कुल पते की बात लिखी है, क्योंकि हम अहिंसा के ही पुजारी हैं और यही मानव का धर्म भी है। किंतु अपने ही धर्म के विरुद्ध होने वाले हिंसा अपने अग्रिम स्वरूप उग्रवाद को प्रदर्शित करने लगे, फिर तो उसके रोकथाम की आवश्यकता तो स्वस्थ समाज में पड़ती ही है। और ऐसे ही रोकथाम का ये वैश्विक दिवस आज के ही दिन मनाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उग्रवाद का समूल नाश हो सके। और बिल्कुल शिक्षा के माध्यम से समूल नाश हो जाएगा। बिल्कुल, तो हमें शिक्षित होने की जरूरत है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है और चीजों को बारीकी से समझना भी जरूरी है, और इस वक्त ये संदेश भी जरूरी है। लेखन की कला उन्हें विरासत में मिली। उन्होंने हर जॉनर की फिल्में बनाई। जहाँ तक अलग अलग जॉनरों का सवाल है, मैं
एक्शन भी करता हूँ, थ्रिलर्स भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, हॉरर भी करता हूँ और मैं फैमिली ड्रामा भी करता हूँ। उन्होंने अपनी वेब सीरीज और फिल्मों में उठाए कुछ सामाजिक मुद्दे। देखिए, ज्यादा डर का सवाल है तो डर के तो ना मैं जीता हूँ, ना डर के मैं काम कर सकता हूँ। क्रिएटिव लोगों को डरना नहीं चाहिए। विविध भारती पर उन्होंने साझा की फिल्मों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और यादें। यामी गौतम आई थिंक मेरी पहली चॉइस थी। जब हमने स्क्रीन प्ले तक रेडी नहीं किया था, हमारी सिर्फ कहानी एक 15-20 पेज की रेडी थी, तब मैं जाके यामी से मिला था और उन्होंने मैंने कहानी सुनाई थी और उनकी आंखें मतलब एकदम लाइट अप हो गई थी कि मतलब सुनकर कि ये तो करना है। कबूल तेरी जिद है, सारी सारी बात कबूल है। वो हैं लेखक और निर्देशक सुपर्ण वर्मा। तो सुनिए बॉम्बे टॉकीज 14 फरवरी शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हाँ, तो सोनाली, हमने कहा था ना कि इस समय ये संदेश भी जरूरी है। तो संदेश के बाद अब गाना भी तो जरूरी होता है ना। सुनते एक प्यारा सा गीत। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
सुबह ही याराना फिल्म के इस गाने ने तरोताजा कर दिया है ना, सुरीला संगीत और बहुत ही प्यारा गीत ये था। कुछ गाने इतने सुकून भरे होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि गाना खत्म ही ना हो, बस चलता ही रहे। बिल्कुल, संगीत की यही तो खासियत है, यही ताकत है, यही ताकत है। सही बात है। तो यही तो जीवन है कि उसको संगीत से भर दिया जाए। और अब अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर। वृक्ष माता सालूमरदा थिमक्का कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे। वृक्ष माता सालूमरदा थिमक्का जो कर्नाटक राज्य की एक भारतीय पर्यावरणविद है, जिन्होंने हल्दीलाल और कुदूर के बीच 4 किलोमीटर के राजमार्ग के किनारे लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने और उनका जतन करने के लिए उन्हें जाना जाता है। जी बिल्कुल। और थिमक्का का जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले के गुब्बी तालुक में हुआ था। उनका विवाह कर्नाटक के रामनगर जिले के मगदी तालुक के हुलिकल गांव के निवासी चिक्कैया से हुआ था। उसने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली और पास के खदान में एक आकस्मिक मजदूर के रूप में वो काम करती थी। उनकी शादी चिकैया से हुई थी जो एक मजदूर थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि थिमक्का ने बरगद के पेड़ों का अपने बच्चों की तरह जतन किया। और आपका असल जिंदगी में थिमक्का जो उनका नाम था, और कन्नड़ में सालूमरदा, यानी सालूमरदा का अर्थ है पेड़ों की पंक्तियां, उसी पर से आपका नाम वृक्ष माता सालूमरदा पड़ा। कितने प्यारा अर्थ है ना जी। और थिमक्का का जो गांव है ना, उसके पास बरगद के पेड़ थे। थिमक्का और उनके पति ने इनमें पौधे उगाना शुरू कर दिया और पहले साल में 10 पौधे लगाए गए और दूसरे वर्ष में 15 पौधे लगाए गए, फिर तीसरे वर्ष में 20 लगाए गए। यानी पौधे लगाने की जो तादाद थी वो बढ़ती गई। और फिर इन पेड़ों को लगाने के लिए अपने स्वयं के अल्प संसाधनों का उपयोग किया। उन्होंने 4 किलोमीटर की दूरी तक पौधारोपण करने के लिए काफी तकलीफों का सामना किया। दूर से पानी लेकर आना, कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगाकर उन्हें मवेशियों को चराने से भी बचाना, इस तरीके की बहुत सारी कठिनाइयां थीं जो उन्होंने उसका सामना करते हुए भी आगे बढ़ती गई। और सचमुच है ना, हम घर में भी अगर बगिया लगाते तो हमें कितनी तकलीफ होती है। और इतने बड़े बड़े बरगद के पौधों को उन्होंने रास्ते पर जतन किया, यानी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि भी कहेंगे इसे। और पौधे ज्यादातर मानसून के मौसम में लगाए जाते हैं ताकि उनके बढ़ने के लिए पर्याप्त वर्षा जल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कुल मिलाकर 384 के तकरीबन पेड़ लगाए और उनकी जो संपत्ति थी उसका मूल्य 15 लाख था। पर इन पेड़ों का प्रबंधन अब कर्नाटक सरकार के पास में है। और इनको वृक्ष माता सालूमरदा थिमक्का को अनेकों पुरस्कार भी मिले हैं, है ना। और अब तक इनको जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है उनकी लिस्ट काफी लंबी है, जिनमें है पद्मश्री पुरस्कार 2019, हम्पी विश्वविद्यालय द्वारा नादोजा पुरस्कार 2010, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार 1995, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1997 और वीर चक्र प्रशस्ति पुरस्कार 1997 में। और कर्नाटक सरकार के महिला और बाल कल्याण विभाग से सम्मान और प्रमाण पत्र दिए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर से प्रशंसा का प्रमाण पत्र मिला। साथ ही कर्नाटक कल्पवल्ली पुरस्कार 2000 में मिला। गॉडफ्रे फिलिप्स बहादुरी पुरस्कार 2006 में मिला। आर्ट ऑफ लिविंग संगठन द्वारा विशालाक्षी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आगे भी इन्हें पुरस्कार मिले। होविना होल फाउंडेशन 2015 द्वारा विशम्मा पुरस्कार और 2016 में बीबीसी की 100 महिलाओं में से एक आई एंड यू बीइंग टुगेदर फाउंडेशन द्वारा शी के डिवाइन अवार्ड से सम्मानित हुई। और पेरिस रत्ना पुरस्कार, ग्रीन चैंपियन पुरस्कार, वृक्षाथम पुरस्कार, यानी कितने पुरस्कार इनकी झोली में हैं। और आगे चलकर थिमक्का को भारत में कई वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया जाता था। वो अपने गांव में आयोजित होने वाले वार्षिक मेले के लिए बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए टैंक का निर्माण करने जैसी अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रही है। यानी इसके बाद में भी उन्हें बुलाया जाता था कि वृक्षों का जतन कैसे करना है। अगर हम कभी गए उस पथ से तो मैंने पढ़ा है, मैंने वीडियो में भी देखा है कि इतना सुंदर वो गलियारा है कर्नाटक में। इतने सुंदर वृक्षों के बरगद के पेड़ों की छांव है, वहां पर एक अलग ही ठंडक और शीतलता की अनुभूति मिलती है। क्या कहना। यानी इनकी मेहनत जो है वो कितनी रंग लाई है। हमारे साथियों ने भी
लिखा है कि पद्मश्री सालू मर्दा थिमक्का कर्नाटक की एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने पति के साथ मिलकर हुलिकल और कुदूर के बीच 4.5 किलोमीटर के राजमार्ग पर 385 से अधिक बरगद के पेड़ और हजारों अन्य पौधे लगाए हैं। और आगे लिखते हैं ये कि निसंतान होने के बावजूद उन्होंने इन पेड़ों को बच्चों की तरह पाला पोसा। 2019 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उन्हें वृक्ष माता, मदर ऑफ ट्रीज के रूप में जाना जाता है। कितनी अच्छी बात है ना। सचमुच ये सारी चीजें सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि शादी के 25 साल बाद भी संतान न होने पर हताशा के बजाय उन्होंने और उनके पति ने पेड़ लगाने को अपना जीवन मिशन बना लिया है ना। अच्छी बात।
अर्थ छिपा है ना इस गाने में, रहे न रहे हम। बहुत सुंदर अर्थ है इसका, बहुत सुंदर अर्थ। अब देखो वो कितना अच्छा काम करके गई हैं, तो हमेशा ऐसे लोग जो है ना जो कुछ कर जाते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। और वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे उन्हें जो सालू मर्दा थिमक का है, उन बरगद के पेड़ों के माध्यम से उन्हें महसूस होती होगी कि देखिए आज उनके बदौलत आज कितना सुकून है, वहाँ पर शीतलता का एहसास है। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। विविध भारती पर हर शाम 4 बजे सजता है पिटारा। सोमवार को सेहतनामा, मंगलवार और गुरुवार को होता है हेलो फरमाइश, बुधवार को आज के मेहमान, शुक्रवार को गीतों भरी कहानी, शनिवार बॉम्बे टॉकीज, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, और रविवार उजाले उनकी यादों की। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत। जी हाँ, यहाँ एक अंतराल का समय हो गया है, तो छोटे से अंतराल के बाद अभी हाजिर होते हैं। तो सोनाली, छोटा सा अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया और हम लोग फिर से हाजिर हो गए। बहुत जल्दी हम आ चुके हैं, है ना? बिल्कुल। और हम देख रहे हैं आप अपना पिटारा खोल रही हैं बड़े सहेज के कि अब अगला सेगमेंट निकालने के लिए। हमारे श्रोता है ना इतने भर भर के रेडियो जो है ना उनका साथी है, उस पर इतने कमेंट्स लिख रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है इसका कमेंट्स पढ़ो या ये कमेंट्स पढ़ो। ये इतना अच्छा लिखा है पर ये थोड़ा लंबा लिखा है, ये छोटा लिखा है पर और भी लिखना चाहिए। ऐसे मन की जो है उलझन भरी स्थिति है। और भी बात ही ऐसी है, रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि इसके बारे में जितनी चर्चा हो उतनी कम है। अभी हम लोग ही चर्चा करने बैठ जाएं यहाँ तो एक लंबी चर्चा हो जाए, यानी घंटों निकल जाएंगे। हाँ, बचपन से लेके अब तक रेडियो अभी तक, यानी बचपन से सुनते आए हैं तो अब तक हमारे साथ है। वैसे बदलते जमाने की जो तस्वीर है कई मायने में कितनी सुखद लगती है ना, कि पुराने जमाने की बात थी तो पुराने जमाने में जो महिलाएं थी उन्हें सिर्फ अपने ही शहर में नौकरी करने की अनुमति मिलती थी। पर आजकल जो महिलाएं हैं दूसरे शहर में भी जा रही हैं, देशों में भी जा रही हैं, हाँ विदेशों में भी जा रही है और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल 100% सही कही है। और देखिए ऐसा है ना कि अगर नौकरी के सिलसिले में कहीं जाना होता है, वो वहाँ उनका तबादला होता है तो उन्हें रहना पड़ता है कभी कभी अकेले कुछ समय के लिए, और फिर उन्हें घर ढूंढना, तमाम चीजें होती हैं कि घर ढूंढना, ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो देखना, खान पान की व्यवस्था करना, आसपास का माहौल देखना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिमाग में उस वक्त चलती रहती हैं। और वो जो महिलाएं होती ना वो तो बहुत कॉन्फिडेंट होती है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती, पर जो परिवार वाले होते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। हाँ, चिंतित होना स्वाभाविक सी बात है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए दूसरा शहर होता है, अनजान शहर होता है, अनजान लोग होते हैं, तो भले ही हम नौकरी के लिए यहाँ आए हैं तो पीछे परिवार छुटा है वहाँ, तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन जो यहाँ आया है, जो महिला नौकरी के लिए आई है, उसे बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में रखना होगा, बहुत सारी चीजों के प्रति अपने को जागरूक करना होगा, सतर्क रहना होगा, सजगता बरतनी होगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें अपने दिमाग में एक स्टोर करके रखनी होगी। और बहुत सारी जो खासकर युवतियां होती है उन्हें ऐसा लगता है कि अरे क्यों चिंता करना, सब कुछ तो ठीक है, पर सचेत और सजग रहना बहुत जरूरी है। आज भी मैं देखती हूँ कि जो महिला
महिलाएं रिक्शा में बैठ गई, टैक्सी में बैठ गई तो मोबाइल में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मोबाइल जो है उसका उपयोग जितना जरूरी है उतना ही करना है। हमें सजग और सचेत रहना भी बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं है, इस ओर हमें बहुत सजग रहने की जरूरत है। फिर वो अपना शहर हो या फिर नया शहर हो। तो बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो अगर आप अपने दिमाग में रखें तो तब कभी कोई भी ऐसी परेशानी सामने नहीं आएगी। जैसे कि आप जहाँ जा रही हैं तो सबसे पहले आप इलाका कितना सुरक्षित है इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आसपास का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, जिस बिल्डिंग में, जिस भी फ्लैट में या जहाँ पर भी आप एक इंडिपेंडेंट हाउस लेकर रह रही हैं तो आसपास का माहौल कैसा है, इलाका कैसा है, इसकी जानकारी लें। और साथ ही सुरक्षित और विश्वसनीय आवास का चयन करें। जहां हम रह रहे हैं वो किसी हमारे रिश्तेदार या किसी हमारे पड़ोसी या मित्र के परिचित है, उनके पहचान का है, तो फिर हम लोग भी ना जो खासकर पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उन्हें तसल्ली हो जाती है कि चलो ठीक है हमारी बेटी सुरक्षित है। तो सुरक्षित आवास का चयन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके साथ एक और भी चीज है कि आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल इसका भी पता जरूर रखना चाहिए कि आप जहां रह रही हैं उसके नजदीक में कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है, कौन सा हॉस्पिटल आसपास पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजों का पता रखना, नंबर्स रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और साथ ही ना शेफाली जी एक और बहुत जरूरी बात है कि अपने परिवार या करीबी व्यक्ति से हमेशा संपर्क में रहे। कई बार ऐसा होता है ना, काम के सिलसिले में हम बस दिन रात काम 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 करते रहते हैं और भूल ही जाते हैं। अगर मम्मी ने फोन भी किया है तो उठाना भूल गए, फिर करेंगे बाद में, और फिर माता पिता को भी ऐसा लगता है कि शायद बिजी होगी, पर अगर फोन आया है तो तुरंत बोल दे कि हम ठीक है, हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो एक जो है कि कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई बात कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन जिस शहर में रह रही हैं वहां पर भी जो भी करीबी रिश्तेदार हैं या आपका परिवार के लोग हैं या कोई फ्रेंड सर्किल है, आप उससे रेगुलर आप उसके टच में रहिए, क्योंकि उससे पता होना चाहिए कि आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं। जी। और भी एक जरूरी बात है कि मोबाइल फोन जो है वो हमेशा चार्ज रखिए, क्योंकि मोबाइल फोन है, इसके माध्यम से ही हम लोगों के संपर्क में रह सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि काम की गड़बड़ी में सब, जब अकेली महिला है तो खुद का खाना बनाना है, खुद के सारे काम करना है, तो फिर मोबाइल की तरफ अनदेखा नहीं करना है। मोबाइल फोन हमेशा चार्ज रखे, क्योंकि अगर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है तो फिर से घर वाले परेशान हो जाएंगे, भाई इसका फोन बंद, और हमारा भी काम रुक जाएगा, सब कुछ। और बिल्कुल, और इमरजेंसी नंबर्स आपके पास जो है वो आप उसे स्पीड डायल में सेव कर लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अनजान लोगों पर कभी भरोसा न करें, भले ही वो आपको कितना भी मीठा बोलकर आपसे कुछ भी कहें, लेकिन आप पूरी तरीके से आश्वस्त ना हो उनसे, क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है। और अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी सीमित रखना चाहिए कि हर किसी के पास सब कुछ अपने मन के राज खोल दिए, सब कुछ बता दिया, तो कब क्या गलत हो जाए कह नहीं सकते। बिल्कुल। और आप जिस रास्ते से आती जाती हैं उसका भी ध्यान रखें, और रात जहां तक हो सके रात में आप सुनसान रास्तों से बचें, सुनसान रास्तों में ना गुजरें उधर से। वो तो नया शहर हो या अपना शहर हो, हमें इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि हमें चाहिए। और जो सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन या भरोसेमंद कैब है उन्हीं का प्रयोग आप करें। और सबसे जरूरी बात है आत्मविश्वास और सतर्कता बनाए रखें, और असहज स्थिति में तुरंत मदद मांगे। बिल्कुल मदद मांगने से बिल्कुल न हिचकिचाएं, और अपने समय और दिनचर्या को पूरी तरीके से आप व्यवस्थित रखें। आपका जो ऑफिस टाइमिंग है, आपको घर आके क्या करना है, सुबह क्या करना है, आप पूरी तरीके से अपने को व्यवस्थित रखें। और आत्मरक्षा के बुनियादी उपाय सीखना तो सोनाली जी सबसे जरूरी बात है। उसके लिए हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है। बिल्कुल। और उसी से क्या है ना कि आपकी सेहत और आपका मेंटल बैलेंस जो है वो बिल्कुल बना रहेगा। और इन चीजों की बहुत जरूरत होती है। हम चाहे कहीं पे रहें, ये जरूरी नहीं कि हम बाहर गए हैं, हमें अपनी रोजमर्रा के दिनचर्या में भी इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये जो आपने बात कही मेंटल बैलेंस की, ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि कभी भी आपातकालीन स्थिति में ऐसा होता है ना कि हम लोग मानसिक रूप से अगर परेशान हो गए तो हमारी परिस्थिति हमारे हाथ से निकल सकती है। और हमें मालूम रहता है कि हमें करना क्या है, लेकिन इतना हड़बड़ा जाते हैं ना कि हम समझ नहीं पाते कि अरे हमें करना क्या है। बाद में याद आता है कि ओ हमें तो ये करना था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें अपने को बिल्कुल बैलेंस
बैलेंस आप बनाए रखें। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे उपाय भेजे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि नया शहर और अकेली महिला का अनुभव आत्म विकास, स्वतंत्रता और संघर्ष का एक मिश्रित दौर होता है, जहां ये चुनौतियां जैसे असुरक्षा, अकेलेपन और घरेलू प्रबंधन लाती हैं, वहीं ये आत्मविश्वास, नए दोस्त बनाने और खुद को साबित करने का अवसर भी प्रदान करता है। एक महिला के लिए यह आत्मनिर्भरता की यात्रा होती है। बिल्कुल हमारे एक साथी ने लिखा, नया शहर और अकेली महिला। नया शहर और अकेली महिला का अनुभव चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी अनुभव है। यह एक महिला को व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सही बात लिखी है। सही बात है। और बहुत सारी चीजें हैं जिनका अगर इन सारी बातों का ख्याल रखें तो किसी तरह की कोई समस्या कभी सामने आ ही नहीं सकती। अब सामने आएगा एक गाना। हाँ तो भाई अब हम देख रहे हैं कि ढेर सारे कमेंट्स हैं भाई कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि मेरा सुरीला साथी रेडियो। रेडियो को लेकर ढेर सारी बातें हैं। लिखते हैं कि भाई रेडियो के सुरीलेपन से परिचय तो आकाशवाणी के काल से ही है, जब वेद और पुराणों के माध्यम से आकाशवाणी की बात बताई गई। आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी संभव हो सकता है क्या, लेकिन भविष्य में आकाशवाणी से समाचार सुनकर उभय के तालमेल का ज्ञान कर धीरे धीरे उसके सुरीलेपन
का भी आभास होने लगा और बिना का गीतमाला कार्यक्रम ने दिल में घर बना ही लिया। किंतु रेडियो हमारे घर में अपने विवाह में ही मिलने के कारण ही आ पाया, क्योंकि अध्ययन के कारण रेडियो की बात सुनने की मनाही थी, किंतु चोरी छिपे घर में ही सुना और आज तो उसी के साथ ही रहते हैं। क्या बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा सुरीला साथी रेडियो ये सबसे प्यारा साथी है। मेरी बेटी ने मुझे कारवा गिफ्ट दिया था मेरे जन्मदिन पर। जब भी भोपाल जाती हूँ उसको साथ में रख कर लाती हूँ, उसको कहीं भी ले जाया करती हूँ, उसका साथ कभी नहीं छूटता। मेरी माँ का दिलाया हुआ रेडियो भी मेरे पास में है, बहुत बड़ा है, इसलिए एक ही जगह रखा रहता है। और कुछ छूट सकता है पर रेडियो नहीं छूट सकता। ऐसा लगता है कि इसके बिना जिंदगी जी नहीं पाएंगे। घर में भी सबको आदत सी हो गई है सुनने की। बिल्कुल, हम देखते हैं कि देखिए ना, आप भले ही वो घर हो या किसी दुकान पर भी आप देखिए, छोटा सा ट्रांजिस्टर रखा रहता है और रेडियो चलता रहता है। और बहुत सारे घरों में तो अपना अपना अलग अलग रेडियो सेट होता है। हमारी एक सखी लिखती हैं, भाई कि रेडियो से मेरा लगाव बहुत पुराना है। आज भी सुबह उठते ही सबसे पहले रेडियो को ऑन करना मेरा पहला काम होता है। तो भाई ये सारी चीजें तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। रेडियो से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। हमारे एक साथी का आया है कमेंट कि रेडियो से जुड़ाव कब से है ये तो सही पता नहीं है, लेकिन तब एक बड़ी सी रेडियो हुआ करती थी और मुझे एक ही प्रोग्राम की याद आता है जो पटना रेडियो से प्रसारण होता था शाम को चौपाल में, लोहा सिंह का नाटक, जिसमें खदेरन की मदर भग जोगिनी की माँ का नाम आता था। और सिर्फ हम लोग नहीं सुनते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी जुट जाते थे। आंगन प्रोग्राम होता था महिलाओं के लिए, तो वो नानी सुनती थी जिसमें विंध्यवासिनी देवी आती थी। ये अपनी पुरानी यादें लिख रहे हैं कि ये आवाजें इन्होंने सुनी। दोपहर में लोकगीत आता था और वो भी माँ और नानी सुनती थी। रेडियो की तरफ सबसे पहले किशोरावस्था में ध्यान आकर्षित हुआ। जब हीरो हीरोइन अच्छे लगने लगे, उन पर फिल्माया गाने अच्छे लगने लगे, तब ध्यान गया कि रेडियो सिलोन की तरफ। उस जमाने में बिना का गीतमाला सुना ना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि सखी सहेलियों से मिलने पर सबसे पहले अगर कोई बात होती थी तो वो फिल्मी गीतों और उसके बाद पढ़ाई की बात होती थी। एक और प्रोग्राम बड़ी चाव से सुना जाता था, हवा महल में करौंदी की चटनी। छाया की बहुत लेट आता था। बोर्ड परीक्षाएं जब होने वाली थी, जब हम रात में जाग के पढ़ते थे, तब कभी कभी ट्रांजिस्टर पर छाया गीत सुनते थे। उसमें बहुत सारे इन्होंने उद्घोषकों के नाम भी लिए हैं। फिर आगे लिखा कि ससुराल से घर आई तो संगीत सरिता त्रिवेणी। घर के लोगों को चाय नाश्ते के समय हुआ करता था। फिर दोपहर में बैठने पर पिटारा सुना जाता था। फिर तो बच्चे बड़े हो गए तो सखी सहेली सुनने का भी समय मिल जाता था। अब तो सचमुच सुरीली साथी ही अपनी साथी है, आराम से इसके साथ समय बिताना बहुत ही मन को भाने लगा है। बिल्कुल। और आगे इन्होंने लिखा है कि फेसबुक से जुड़कर जिनसे कभी मिलने की चाहत थी उन्हें सोशल मीडिया के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगने लगा और हमारी ये सुरीली साथी हमारी पक्की सहेली बन गई। कभी पंचरंगी विविध भारती हमारी सुरीली धड़कन बन गई। बस ऐसे ही हमारी दिल में धड़कते रहो। क्या बात। बहुत सुंदर मैसेज। और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है। एक साथी लिखते हैं कि 1964-65 में बगैर बिजली से चलने वाला रेडियो आया, जो लकड़ी से बने कैबिनेट का होता था। एक बड़ी सेल वाली बैटरी लगती थी, उस पर विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, सुरीली धड़कन, इंदौर आकाशवाणी लगते थे। बड़ा अच्छा जमाना था। बचपन में रेडियो के साथ दोस्ती, युवाओं के लिए युवाणी, जिसमें लेख आते थे, गाने भी सुनते थे। क्या बात है। हमारे एक साथी ने लिखा है, कुछ इमोजीज बनाई है, नीचे लिखा है कि रेडियो अब तो मरते दम तक साथ रहेगा, मन का रेडियो बजने दे जरा। और ऊपर लिखा है इन्होंने कि मुझे कुछ कहना है भाई, कि मेरा सुरीला साथी रेडियो, मेरा रेडियो से संबंध जन्म से पहले से है, क्योंकि मेरे पापा का रेडियो वर्कशॉप घर में था। तो माँ भी आसपास ही रहती थी। जन्म के बाद भी सुना और अब तो ये हाल है कि ये मुझे कभी अकेला नहीं होने देता। सोने के बाद भी सिरहाने बजता रहता है। क्या बात है। तो लीजिए अभी भी बजा देते हैं, एक बड़ा प्यारा सा गीत है, सुनिए जरा।
तो भूलने वाली चीज है ही नहीं। अब देखिए ना, हमारी एक सखी ने लिखा है कि रेडियो से बढ़कर कुछ नहीं। विवाह में माता पिता ने दिया रेडियो, सर्विस होते ही मैंने पहली सैलरी से 2-in-1 फिलिप्स रेडियो खरीदा। मेरी सेवानिवृत्ति पर मेरी बहनों ने कारवां रेडियो गिफ्ट किया। उसके अतिरिक्त मेरे पास एक FM रेडियो। अच्छा, ये वाला मेरे ख्याल से आप पढ़ चुकी हैं शायद ना। हाँ, ये मुझे फिर से मिल गया ये। हमारे दूसरे साथी ने लिखा है कि रेडियो मेरा सुरीला साथी है और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रेडियो मेरे बचपन का साथी रहा है, अभी का भी मेरा साथी है और आगे प्रभु परमेश्वर ने जितनी भी मुझे सांसें दी हैं, रेडियो मेरा साथी रहेगा। और रेडियो ने मेरे संघर्ष के दिनों में मेरी हिम्मत भी बढ़ाई है। जब मुझे नींद न आ रही हो तो सुलाया भी है, दिल को छूने वाले गीतों से रुलाया भी है। रेडियो ने विविध भारती मुंबई के साथ साथ हंसाया भी है और मनोरंजन तो किया ही है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड रेडियो। एक हमारी सखी ने लिखा है, मैंने जब से होश संभाला है मैंने अपने घर से रेडियो बजता पाया है। मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ, घर में चाचा बुआ पिताजी सभी रेडियो पर गाने और प्रोग्राम सुनते थे। मेरी दादी घर चौबारा प्रोग्राम सुनती थी, एक रेडियो सभी सुनते थे, वहीं से मैंने भी उस समय के सभी प्रोग्राम सुने। मेरा भी शौक रेडियो सुनने का हो गया। इतना लंबा समय हो गया है, पढ़ाई खत्म हो गई, शादी ब्याह, बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं, गृहस्थी में व्यस्त हो गए। आज रेडियो मेरे अकेलेपन का साथी है। समय समय पर स्वरूप बदला है, अब तो रेडियो मोबाइल पर हर व्यक्ति के हाथ में, अब तो फेसबुक से भी जुड़ गए हैं। क्या बात है। दूसरी एक कमेंट में बातें हैं कि कभी कभी मैं सोचने लगती हूँ कि अगर मैं रेडियो नहीं सुनती तो कितनी अज्ञान और अनजान रह जाती। बहुत बहुत साधुवाद रेडियो विविध भारती। तो आप सभी का भी तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक तो विविध भारती के साथ जुड़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि रेडियो से जुड़े रहना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ना सोनाली केवल गाने और मनोरंजन के साथ साथ बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें और समाचार भी हमें मिलते हैं। एक हमारे सखी ने लिखा है, रेडियो से बढ़कर कुछ नहीं, विवाह में माता पिता ने दिया रेडियो, सर्विस होते ही मैंने पहले पढ़ लिया आपने? हाँ, ये आपने भी पढ़ा था शायद पहले, लेकिन इन्होंने शायद नीचे कुछ और लिखा है, आप पढ़ लीजिए। कि बरसों से मेरी किचन स्लैब पर स्थायी रूप से ये रेडियो रखा हुआ है, जिसे मैं सिर्फ किचन में काम करती हुई सुनती हूँ। ट्रांजिस्टर भी है लेकिन वो चलता नहीं है। यह सब हमारा रेडियो प्रेम ही है। ये हमारे सखी ने लिखा है। बिल्कुल, हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि भाई क्या बात है, और आप आज दोनों साथ में आई हैं। और इन्होंने लिखा है कि वैसे तो विश्व रेडियो दिवस कल है, जो साल 1946 में यूनाइटेड नेशन में हुई रेडियो की स्थापना की सालगिरह है। और इन्होंने अपने जन्म के तिथि वगैरह देते हुए लिखा है कि विविध भारती की जन्म स्थापना 1957 में हुई और हमारे घर में रेडियो का आगमन साल 1960 में हुआ। तब से लेकर आज तक रेडियो मेरा साथी रहा है और रहेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और आगे कुछ और बातें भी इन्होंने लिखी हैं। हमारी एक सखी ने लिखी है कि हम खुशकिस्मत है कि उन्होंने ये रेडियो जैसा अनमोल उपहार हमें विवाह में भेंट दिया, जो आज भी रचा बसा है दिलों में और दादाजी की कमी महसूस नहीं होने देता है। शुक्रिया आकाशवाणी, विविध भारती और हमारी प्रिय सखी सहेली को आप जैसी प्रिय सखियों का संग मिला है और बहुत सारी श्रोता सखियां भी मिली है, श्रोता सखा भाई भी मिले, जो एक विशाल और संयुक्त परिवार है। ये हमारी खुशनसीबी है कि इसका पूरा श्रेय प्रिय रेडियो को है। और कल 13 फरवरी को रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। और हमारे एक साथी ने अपना आधा कमेंट जिनका मैंने पढ़ा, उन्होंने बस छोटी सी बात और भी लिखी है कि आजकल विविध भारती ने शॉर्टवेव प्रसारण बंद कर दिया है, तो FM या मोबाइल ऐप पर विविध भारती सुनता रहता हूँ। और जब कभी रेडियो बंद होता तो हमारी बहू बिटिया तुरंत पूछती, पापा जी आज रेडियो क्यों बंद है? वो भी गीतमाला और सखी सहेली सुनने की बड़ी शौकीन है, लेकिन भाई कमेंट नहीं करती। तो बहुत अच्छा लग रहा है इन सबके कमेंट्स पढ़कर कि दिल के कितने करीब है रेडियो। और अगर रेडियो पर ये गाना सुना जाए तो कितनी खुशी होती, सुकून भरा गीत होता है ये, और खासकर ये वाला गाना। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता
किसके नाम ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए, यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर, ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। तो भाई दो दूनी चार फिल्म का ये गाना बना। आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब बिल्कुल भी समय नहीं है कि कोई भी कमेंट लिया जाए, कुछ बातें की जाए, और अब यही कहेंगे कि हमारे सभी सखियों का, सखाओं का, सभी श्रोताओं का घर आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे और रेडियो से आप जुड़े रहें, बिल्कुल जुड़े रहें और विविध भारती हमेशा सुनते रहें। और खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को भी कल के लिए विश्व रेडियो दिवस की। और अब इजाजत ले लें। बिल्कुल लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और शिफाली कपूर का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली सखी सहेली।